हाय स्टूडेंट्स। सोहम सर, हाँ वही फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद वाला। हाँ, अब अपन का चैप्टर नंबर 4 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, मज़ा आएगा। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सर। नए कपड़े वपड़े पहन क्या, मस्त तैयार हो गए, नहा धो क्या, फिर वीडियो देख देख। एक्चुअली क्या है ये चैप्टर, क्यों बन रहा है, क्यों चाहिए अपने को चैप्टर। तो चैप्टर 1, 2, 3 में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी तक अपने दिमाग में घूम रहे होंगे, जिनका सोल्यूशन अपने को नहीं मिला है, ना टेक्स्ट बुक में मिला, ना टीचर ने दिया, ना मैंने दिया, ना किसी ने दिया। क्या क्वेश्चंस थे वो? तो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि चार्जेस स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, किसी पे स्टैब्लिश होते हैं तो वोल्टेज क्रिएट करते हैं, फिर कैपेसिटेंस को समझा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के दुनिया भर के फॉर्मूले देखे, कूलम फोर्स देखा, सब देखा। लेकिन चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो करंट बनता है। ये सिर्फ चैप्टर 3 में इतना देखा, करंट बनता है। कुछ और भी बनता होगा, यस, दैट कुछ और भी इज चैप्टर 4, कि जब वायर, कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट जनरेट होता है। उस करंट के साथ कुछ और जनरेट होता है सर? अरे होता है, वही तो चैप्टर 4 है। क्या होता है सर? उसके लिए तुझे ऑस्टर्ड का एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। देख, तो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखो, ऑस्टर्ड ने क्या किया था, ये एक बैटरी लिया, ठीक है, बैटरी के साथ एक वायर कनेक्ट किया यूँ, ठीक है। वायर का ये वाला पोर्शन है ना, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि तुझे प्रॉपर दिखाई दे। हाँ, ये जूम कर दिया इतना पोर्शन, ठीक है। ये बैटरी है, प्लस माइनस EMF वाला बैटरी, ओके। अब यहाँ पे एक स्विच तो लगाना पड़ेगा ताकि हमको जब सर्किट चालू करना है, बंद करना है तो काम लगे। ये स्विच है। स्विच कैसे काम करता है पता है ना? जैसे तू स्विच को दबाएगा यूँ टक, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके लग जाएगा ऐसे, तो करंट फ्लो चालू हो जाएगा। जब तू स्विच को दबाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसके बारे में क्या बताना, इतना बड़ा बच्चा है, ठीक है। चलो, ये करंट फ्लो हो रहा है। उसने क्या किया, स्विच ऑन करने से पहले यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ऐसा। मैग्नेटिक कंपास समझता है ना, कंपास, मैग्नेटिक नीडल, हाँ वही, हाँ मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ठीक है। अब फिर उसने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया तो उसने क्या देखा पता है? ये नीडल डिफ्लेक्शन बता रहा है, नीडल का अलाइनमेंट चेंज हो गया, नीडल की पोजीशन चेंज हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसा, या तो इधर या इधर, ऐसा कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। तब ऑस्टर्ड को स्ट्राइक हुआ कि अरे हाँ यार, ये नीडल इस वायर को टच नहीं कर रहा है, इस नीडल को किसी ने हाथ नहीं लगाया है, और जैसे ही करंट चालू किया नीडल का नाचना शुरू हो गया। काहे? तब बात समझ में आई कि इस वायर के अराउंडिंग कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आया है, तभी नीडल डिफ्लेक्ट होगा। बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये नीडल को कौन डिफ्लेक्ट करेगा? नहीं होता है, जानते हैं हम। जैसे देख, यहाँ पे मैग्नेट पड़ा है ऐसा, ये मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे नेल है, खिल्ली, वो टक टक ठोकते हैं ना दीवार में। हाँ, अब ये मैग्नेट जैसे ही हम थोड़ा नजदीक लेंगे, खिल्ली शड़क अपने आप खींचेगा। तो बीच में तो कुछ था नहीं, तो इस खिल्ली को खींचा किसने? हाँ, तो मैग्नेट में से ना मैग्नेटिक इफेक्ट निकलती है ऐसे, यूं यूं, वो इस खिल्ली को खींच के लाते हैं अपने साथ, समझा? तो बीच में हमको दिखता कुछ है नहीं, लेकिन होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, ये नीडल को डिफ्लेक्शन करवाने वाला कुछ दिख नहीं रहता इस पोर्शन में, लेकिन तो ऑस्टर्ड को पता चला कि हाँ, इस वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंडिंग कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर उसने क्या किया, इसको और टेस्ट किया। उसने क्या किया, करंट का डायरेक्शन बदल लिया। उसने सोचा कि वाकई में करंट की वजह से ही हो रहा है, तो उसने करंट का डायरेक्शन बदल दिया। उसने करंट का डायरेक्शन बदल दिया, देख ऐसे, मतलब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बदला ना, तो उसने देखा कि नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। हाँ, नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ये ड्राइंग 3D है, इसलिए तुझे उल्टा सीधा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उल्टा हो गया। नीडल पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था यूँ, करंट का डायरेक्शन बदला तो अब इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, समझा? रिवर्स होना मतलब, हाँ। तो ये हो गया अपना फिगर B। हाँ,
फिर उसने और टेस्ट किया, उसने क्या किया, करंट को रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। फिर उसने क्या किया, करंट का अमाउंट बढ़ाया, करंट का वैल्यू बढ़ाया, करंट का वैल्यू बढ़ाया ना तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ा। जैसे पहले थोड़ा कम करंट था तो इतना डिफ्लेक्ट हुआ, अब करंट ज़्यादा बढ़ा तो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, तो करंट बढ़ता गया, डिफ्लेक्शन बढ़ता गया। मतलब उसने पता कर लिया फाइनली कि दिस डिफ्लेक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट, है ना। हाँ, तो आंसर मिला क्या कि मूविंग चार्जेस से करंट बनता है, कुछ और भी बनता है। हाँ, वो कुछ और यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। उसी पे पूरा चैप्टर है। देख, अब नाम देख चैप्टर का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस की वजह से पहले क्या बनता है, करंट, और करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिज्म। समझा कि नहीं समझा? यस, आई होप तुझे मजा आया होगा। लेकिन अब इसको लिखना भी पड़ेगा बबुआ, तो 2-3 पॉइंट लिख दे। क्या कि इन फिगर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट इज शॉन। ज़्यादा लिखूंगा नहीं, तो समझाने वाली चीज़ है। इन फिगर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट इज शॉन, यस, a wire is connected with battery, wire is connected with battery, okay, and a magnetic needle is kept nearby it, nearby wire, wire के नज़दीक में एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, ओके। when switched on needle shows the deflection, needle shows the deflection, yes। फिर if reversing the current, वो फिगर बी में आ जा, if current is reversed, deflection of needle also reversed। फिर if current is increased high, then deflection of needle also high, नीडल भी हाई डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। हाँ, तो इन सब का रिजल्ट क्या निकल के आया, इन सब का रिजल्ट ये निकल गया जो इधर लिख रहा हूं मस्त। फाइनली पता चल गया ऑस्टर्ड को क्या कि मूविंग चार्जेस, मतलब चार्जेस मूव होते हैं, या करंट फ्लो, दोनों का मतलब है कि चार्जेस का दौड़ना मतलब करंट का फ्लो होना। मूविंग चार्जेस और करंट क्रिएट्स magnetic effect around it, simple। moving charges produce magnetic effect around them। चल, हो गया, समझ में आया इस पूरे स्टोरी का मोरल, ओके। तो पता चल गया ना। हाँ, कैसे चार्जेस में करंट फ्लो, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके नियर बाई कोई नीडल रखा हुआ अपने आप डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इतनी सी बात ऑस्टर्ड को मस्त समझ में आ गई। अब क्वेश्चन एक और है, इसमें एक और पॉइंट है कि सर नीडल के डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया गया था। बिल्कुल बताया था, उसने तो इतना सारा ऑब्जर्वेशन किया था, तो नीडल के डायरेक्शन के बारे में भी बताया था। क्या बताया था? नीडल का डायरेक्शन कैसे समझे हम सर? ये थोड़ा टफ पॉइंट है, इसी थियरी में लेना है। एक पॉइंट बहुत टफ पड़ता है बच्चों को, क्या लिखने को ही समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ के नहीं करते हैं, रट्टा मारते हैं। देख समझाता हूँ। वायर का जो मैं बोलूँ ना उसको इमेजिन कर, फिर तू इमेजिन करके थक जाए ना, फिर मैं तेरे को लाइव दिखाऊंगा, तो तू लाइव और इमेजिन दोनों को मैच करके तू राइट इमेजिन कर रहा था कि नहीं। देख सोच, ये वायर है, सोच लिया। वायर के परपेंडिकुलर प्लेन को सोचा, उस प्लेन में एक इमेजिनरी सर्कल सोचा, ठीक। तू इमेजिनेशन सही गलत हो रहा है अभी पता चलेगा, लाइव बता रहा हूँ। एक वायर सोच, वायर को परपेंडिकुलर एक प्लेन के बारे में सोच, प्लेन के अंदर एक इमेजिनरी सर्कल सोच। वो सर्कल के जो टेंजेंट बनते हैं अलग अलग जगह पे, उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। ये बोल दिया मैंने, तूने इमेजिनेशन कुछ भी कर लिया, सही गलत हुआ नहीं हुआ, रट्टा मारो नहीं। रुक बताता हूँ, देख समझ। ये वायर अपना ऐसे है, दिख रहा है? हाँ, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर प्लेन। इस प्लेन में एक सर्कल सोचना है, मतलब थोड़ा इधर देख,
दिख रहा है सर्कल? हाँ, ये सर्कल हो गया। अभी सर्कल के जो टेंजेंट दिख रहे हैं ना, हाँ, इसी हिसाब से नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, समझा? तो वायर के परपेंडिकुलर प्लेन, उसमें एक इमेजिनरी सर्कल और उस सर्कल के टेंजेंट, समझा? ये इमेजिनेशन। तो तूने सही इमेजिन किया था तो वेरी गुड, नहीं किया तो अब सही करने लगेगा, अब गलत इमेजिनेशन नहीं करेगा इस सीन को, है ना? हाँ, तो फिर तो वो डायलॉग लिखना है अब यार, इतना टाइम समझाने में बिगाड़ दिया। लिखूँ कहाँ? जगह तो दिख नहीं रही है, कहाँ लिखूँ बोल? ये तो मिटा दूँ ना बच्चों जैसा। चल लिख के देता हूँ, बस अच्छा पॉइंट है, लिख के देता हूँ ताकि तू गलती नहीं करे लिखने में। हाँ चल लिखता हूँ मस्त पॉइंट। अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज टेंजेंशियल टू द इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन इन अ प्लेन, और कौन सा प्लेन? विच इज परपेंडिकुलर टू वायर। ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू वायर। हाँ, ये दासू पॉइंट है भाई, इसलिए पूरा लिखा है, ऐसे लिखना तो मस्त पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? चल थियरी खत्म हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये ऑस्टर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये थियरी में नहीं लेना है, सिर्फ एक्स्ट्रा है। ये देख, पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ये एक्सपेरिमेंट 1820 में हुआ था, मतलब वेरी क्लोज टू 1890 और 18, कुछ बुक्स में 1819 लिखते हैं, कहीं पे 1820 भी लिखते हैं। वही साल था उस वक्त, कौन इतना गिनता था। हाँ, ये हो गया। फिर क्या इन्फॉर्मेशन तो दे दिया। ये डेनिश सिटीजन था इनके पास, डेनिश सिटीजनशिप। डेनिश मीन्स डेनमार्क से दे रहे, डेनमार्क से थे। हाँ हाँ, बस इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन पे इतना टाइम दे चुका हूँ, अब ज़्यादा स्टोरियाँ बनाने का मतलब नहीं है। ठीक है, चल अब तू स्क्रीनशॉट ले। मज़ा आया तो वीडियो को जब स्क्रीनशॉट के लिए पोज कर रहा है ना, तब कमेंट भी डाल दे नीचे कि अरे सर मज़ा आ गया, मज़े हो गए। चल ओके, अब ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट तो हो गया, दुनिया को पता तो चल गया कि वायर में से जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट आती है, ये तो दुनिया को पता चल गया। मतलब लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अब दो अलग ब्रांचेस नहीं है, अब ये दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो जोड़ो कनेक्शन। अब फिर सारी दुनिया के साइंटिस्ट लग गए उसके पीछे। तो कुछ 3-4 साइंटिस्ट का रिसर्च उसमें अच्छा था, नोटिसेबल था, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ है पूरा, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑस्टर्ड के रिसर्च पे बेस्ड, सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल, यस जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल ने क्या उखाड़ लिया था? अरे शांति रख, इज्जत से नाम ले, बहुत बड़े बड़े रिसर्च है, अभी तो पूरा 12वीं में मैक्सवेल ही दिखेगा हर जगह तेरे को। हाँ, जेम्स मैक्सवेल। अच्छा एक तुझे वर्क देता हूँ, ये मैक्सवेल के नाम पे एक यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, रिसर्च कर, पता कर, कमेंट में लिख कि मैक्सवेल के नाम पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तू पढ़ चुका है कहीं ना कहीं, मान ले नहीं पढ़ा तो पढ़ने वाला है। मैक्सवेल के नाम पे कुछ यूनिट है, जैसे न्यूटन के नाम पे फोर्स का यूनिट है, जेम्स प्रिस्कॉट जूल के नाम पे एनर्जी का यूनिट है, जैसे मैक्सवेल के नाम पे कुछ ना कुछ यूनिट है। तो लिख कमेंट में, तो जानो कि मेरा वीडियो देखने वाला टैलेंटेड बच्चा है। जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जिन इक्वेशंस को ओबे करते थे, उन ओबेड इक्वेशंस को मर्ज किया, साथ में कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के इक्वेशंस को। ठीक है, और उसने ढूंढ के निकाला, ही रियलाइज्ड दैट व्हाट ही रियलाइज्ड, तो उसको रेड पेन से लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ था इसको। लाइट जो है ना, इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, ये दांसू
चीज़ ढूंढ के निकाली थी कि जो लाइट दिख रहा है ना उजाला, हाँ ये लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्लब मिक्स इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों साथ में मिलके दौड़ते हैं ना तो बनता है लाइट। यस, पढ़ेगा आगे आगे पूरा 12वीं में यही सब चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वाइट, मजा आएगा तेरे को। यस, दुनिया के और रहस्यों को जान पाएगा। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप कंटिन्यू द पढ़ाई। ओके, तो चल जेम्स मैक्सवेल को ले लिया। क्या किया था उन्होंने? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जिन इक्वेशंस को ओबे करते हैं उन इक्वेशंस के कैलकुलेशन किए नए सिरे से, उसमें कुछ नया अपना एक्सपेरिमेंट डाला, कुछ मैथमेटिक्स लगाया और फाइनली ये रियलाइज़ किया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है। ठीक है, फिर कौन आया? फिर आया भाई हर्ट्ज। हर्ट्ज, अच्छा चल एक और क्वेश्चन देता हूँ कमेंट में, हर्ट्ज किसका यूनिट है? हर्ट्ज भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है? लिख कमेंट में, तो पता चले कि वीडियो देखने वाला भी इंटेलिजेंट है। हाँ चलो, हर्ट्ज किसका यूनिट है? 11th के MLT चैप्टर में जाके देख लेना, मिल जाएगा। उसके बाद 11th में 50 बार तुमने हर्ट्ज यूज किया है। ठीक है, आई थिंक आपके मुंह पे ही होगा, तो लिख दो कमेंट में कहाँ फर्क पड़ रहा है। चलो, हर्ट्ज ने क्या किया? हर्ट्ज ने लेटर 19th सेंचुरी में रेडियो वेव्स डिस्कवर किए। हर्ट्ज डिस्कवर रेडियो वेव्स। ओके, बहुत बढ़िया बात है सर। तो हर्ट्ज के रेडियो वेव डिस्कवर करने से क्या फायदा हुआ? अरे हर्ट्ज ने जो रेडियो वेव डिस्कवर किए ना, फिर उसको दो साइंटिस्ट ने उन रेडियो वेव्स को पैदा करके दिखाया, उसके मशीन बनाई कि देखो ये मशीन में से रेडियो वेव्स निकल सकते हैं। कौन कौन थे वो? जीसी बोज। जीसी बोज कौन? जगदीश चंद्र बोज, अपने इंडियन साइंटिस्ट। कौन इंडियन साइंटिस्ट? तो कीप वॉचिंग द वीडियो, इनका रहस्य बताता हूँ तुझे, जानता है तू इनको, बचपन से पढ़ रहा है। कीप वॉचिंग द वीडियो, लास्ट में बताता हूँ इसका रहस्य। हाँ, जीसी बोस और दूसरे थे जी मार्कोनी। अब इन दोनों ने क्या कर लिया सर? अरे रुक, इन दोनों ने रेडियो वेव्स को पैदा किया और उसको दौड़ाया, प्रोपोगेट करवाया। हाँ हाँ, अब जी बोस ने एक्चुअली रेडियो वेव्स का रिसीवर बनाया था और उसी रिसीवर को यूज करके मार्कोनी ने माइल्स तक वेव्स को दौड़ाया था। ठीक है, ओके। अब एक और भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी और साइंस ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया, जबरदस्त, स्पीडी प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक ये सारे वेव्स बनाने वाले मशीन, वेव्स को प्रोपोगेट करने वाले मशीन, वेव्स को डिटेक्ट करने वाले मशीन, सबका इन्वेंशन हो चुका था। उसी वजह से भी टेक्नोलॉजी जोरदार दौड़ा है ना। तो वो लास्ट में ये पॉइंट दे के अपना थियरी खत्म कर सकता है कि टेक्नोलॉजी डिड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, रीजन यही सब सारे इंस्ट्रूमेंट बन चुके थे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? वेव्स को प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट, वेव्स को ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिट करने वाले इंस्ट्रूमेंट, वेव्स को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट, ये सब ढूंढे जा चुके थे। दैट्स वाई। अच्छा, अब ये सारे रिसर्च हम ऑस्टर्ड को इसलिए डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि ऑस्टर्ड ने ढूंढा था ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ कनेक्शन। फिर ये सब लोग कूद पड़े उसमें और अपना अपना मस्त मस्त रिसर्च लेके आ गए। ठीक है, आई होप तेरे को पसंद आया वीडियो। अच्छा ठीक है, अपना काम कैसा है? फैंटास्टिक रेस्टोरेंट जैसा है, एकदम लैविशिंग धांसू रेस्टोरेंट हो जो अपने कस्टमर को बहुत प्यार से रखता है। तो तुम जो वीडियो देख रहे हो मेरे कस्टमर हो रहे, मैं रेस्टोरेंट हूँ। हाँ, कैसे? अच्छा, रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? एंड ऑफ द डिनर या एंड ऑफ द फूड, जब खाना खत्म हो जाता है, ऑर्डर बिल का खाना खत्म हो जाता है, तब कॉम्प्लीमेंट्री में आइसक्रीम देता है कि सर प्लीज़ दिस आइसक्रीम इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अपना फूड खत्म हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री बताता हूँ तेरे को जीसी बोस का स्टोरी। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जीसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। जीसी बोस इंडियन साइंटिस्ट थे। 1937 में ही पास्ड अवे, वेरी सैड। अब ये लगभग 78 की एज में पास हुए थे। तो सोच ले अब जन्म कहाँ हुआ, कितने साल पहले हुआ होगा, उतना तो दिमाग लगा, कुछ तो तेरे लिए छोड़ूं। हाँ ओके, जीसी बोस है ना,
कलकत्ता में पढ़ाई किया था बेसिकली, फिर आगे लंदन से पढ़ने गए थे शायद। हाँ, अब इनको मेनली क्यों जाना जाता है? जीसी बोस ने वही प्लांट्स में भी हमारी तरह प्राण होते हैं से सुना था ना बचपन में, प्राइमरी स्कूल में बातें करते थे अबे पेड़ों में पेड़ भी अपनी तरह जिंदा है। यस, दैट जिंदा वॉज डिस्कवर्ड बाय जीसी बोस। जीसी बोस ने बताया था कि प्लांट को भी एक्सटर्नल चीज़ों का फर्क पड़ता है, गर्मी का, ठंडी का, रेन का और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। मीन्स प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। हाँ, तो प्लांट्स लिविंग, इस रिसर्च से इनको ज़्यादा जाना जाता है, प्लांट्स लिविंग। ओके, ठीक है। अब जीसी बोस फिजिसिस्ट तो थे ही, बायोलॉजिस्ट भी थे, एक्चुअली इनको बायोफिजिसिस्ट भी कह सकते हैं हम। यस, तो जीसी बोस के बारे में इतना ही। इनकी लाइफ डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा आधा घंटा हो जाएगा। तू पढ़ सकता है आर्टिकल, ये थियरी खत्म होने के बाद। ज़्यादा वीडियो नहीं देखना, कहीं आर्टिकल मिलता है तो उसको पढ़ो तो मजा आएगा। वीडियो देख देख के तो कुछ भी आ सकता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आर्टिकल पढ़ना तो शांति से कुछ अंदर उतरेगा। ठीक है, चल वीडियो ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, अब एक और एक्सपेरिमेंट कि वो जो नीडल जो डिफ्लेक्ट होता है वो टेंजेंशियल होता है, हम जानते हैं, लेकिन टेंजेंट भी तो दो तरीके से बनता है। हाँ, टेंजेंट भी तो दो तरीके, जैसे ये सर्कल है, टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है, और टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है सर। तो हम क्या समझे, नीडल इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है या इधर कर रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो टू अंडरस्टैंड द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल वी हैव अनदर एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। यस, चल इसका ड्राइंग मैं खुद अभी बनाऊंगा वीडियो में, चल बनाता हूँ। देख, जैसे एक वायर ले ले, कैसा वायर, तेरी नोटबुक का जो पेज है ना उसके अंदर पेन को घुसा दे। हाँ, तो सीन ऐसा दिखेगा कि हाँ सर देखो ये नोटबुक का पेज था, उसके अंदर पेन को ऐसे यूँ करके घुसा दिया। हाँ, तो इस सिचुएशन को लिख कैसे लेगा? वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ माई नोटबुक पेज। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर नोटबुक पेज द वायर इज इंसर्टेड। ओके, ठीक है। अब इस वायर में से करंट बाहर आ रहा है या करंट अंदर जा रहा है। तो करंट बाहर आ रहा है तो डिफ्लेक्शन मान ले इस डायरेक्शन में है, तो अंदर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन तेरे को पता है कि एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में, तो वही समझाने के लिए दो ड्राइंग देता हूँ। एक ड्राइंग में मैं करंट बाहर की ओर दिखाता हूँ, दूसरे ड्राइंग में करंट अंदर की ओर दिखाता हूँ। लेकिन ये 3D ड्राइंग है दोस्त। बोर्ड पे ड्राइंग क्या होगा, सिर्फ ये प्लेन आएगा और ये वायर का ये आगे वाला हिस्सा तेरे को दिखेगा इतना सा, है ना। तो बाहर आएगा ना करंट, तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और करंट अंदर घुसता होगा ना तो क्रॉस ले लेंगे। ठीक है, तो चल इसका ड्राइंग बनाता हूँ, मस्त समझाऊंगा। अरे मजा आएगा, तो वो भी नीडल का नॉलेज आ जाएगा। देख, ये रहा बाहर आने वाला वायर, सिर्फ वायर का आगे वाला पोर्शन ही हमको तो दिखेगा। हाँ, और ये है अंदर जाने वाला वायर। ठीक है, चलो इसका ड्राइंग देते हैं। अब ड्रॉ करूंगा तो तू बोर हो जाएगा, तो तू देखता जा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ में एक गाना भी ले ले। अरे बोला था ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला रेस्टोरेंट है, फ्री में, चल गाना ले। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये सारी नीडल्स है। हाँ, ऐसे ये मैग्नेटिक नीडल्स है भाई, अलग अलग पोजीशन दिखाई है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल
जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चल हो गया ड्राइंग, यस। ये हो गया अपना फिगर ए, ये हो गया अपना फिगर बी। इसके बारे में पॉइंट्स तो क्या लिखेंगे, लिखते जाओ ना, यस। कि इन फिगर अ वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ माई नोटबुक, यस। वायर इज perpendicular to the plane of page, yes, okay। फिर इन फिगर ए, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखूंगा नहीं, 2-4 पॉइंट्स। इन फिगर ए करंट इज आउटवर्ड विच इज शोन बाय डॉट। इन फिगर बी करंट इज इनवर्ड विच इज शोन बाय क्रॉस, ओके। अब तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये एन है, और ये जो बिना शेडेड है दैट इज एस। तो एन से एस ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझा, तेरा नीडल ऐसे अरेंज हो जाएगा। अब तू बोलेगा सर टेंजेंट, अरे रुक समझाता हूं, देख। जैसे ये मैग्नेट है, समझ भाई, एन है और एस है, ठीक है। तो एन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, इधर आता है। तो ये जो पोर्शन है बाहर, अंदर तो एस से एन की तरफ जाता है, हम बाहर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे लाइन आ रहा है, मतलब इधर एन होगा, इधर एस होगा। तो जो भी एरो है वो एन से एस की तरफ होना चाहिए। तो एन से एस की तरफ एरो, मतलब डिफ्लेक्शन इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इधर है। समझा कि नहीं समझा? मतलब ये कि सर ये जो फिनोमिनन है ऐसा वाला, हाँ, कि जिसमें करंट बाहर आ रहा है, तो नीडल ऐसे ऐसे ये वाला टेंजेंट बनाएगी, हाँ। और करंट अंदर जा रहा है तो नीडल उल्टा वाला टेंजेंट ऐसे, समझा? यस। लेकिन तुझे थियरी में कोरोना वाली खांसी नहीं रे, ऐसे ही आ जाती है। तुझे थियरी में इतना सब नहीं लिखना है, सिर्फ सिंपल लिख कि व्हेन करंट इज आउटवर्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज शोन इनटू फिगर ए, खत्म, बस इतना ही, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखियो, हाँ। फिर व्हेन करंट इज इनवर्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज शोन इनटू फिगर बी, खत्म। चल, तो आई होप तुझे मजा आया होगा। ये आया ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। अरे तू स्क्रीनशॉट ले रहा है, गलतियां तो पकड़ सर की। ये भाई गाना गाते गाते कुछ भी कर देते हो सर। ये इधर है शेडेड पोर्शन, हाँ सॉरी, ये वाला शेडेड है। तू समझ गया ना गलती? तो तुझे देखते ही पता तो चल गया होगा, लेकिन तुझे लगा होगा सर गाना गा रहे, मूड में, जाने दो। वो मेरे टेक्नीशियन ने बताया, बोला अभी तू स्क्रीनशॉट ले रहा था ना, तो टेक्नीशियन बोला कि सर गाना गाते गाते क्या गलतियां करते हो। हाँ अब क्लियर है। ओके ठीक है। अब छोटी सी एक और बात, साइन कन्वेंशन फॉर करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आगे चैप्टर 4 चैप्टर 5 में क्या होगा, बार बार तुझे करंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने पड़ेंगे, तुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ड्राइंग करते वक्त करंट इधर जा रहा है तो तू ऐसा ड्राइंग कर देगा, इधर जा रहा है तो इधर, कहीं भी ऐसे 2 डायमेंशन जा रहा है तो तू कर देगा। लेकिन मान ले करंट इस बोर्ड के अंदर घुस रहा है तो कैसे ड्रॉ करेगा? हवा में तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन है। हाँ, तो करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों में से जो भी अंदर घुस रहा है परपेंडिकुलरली, उसके लिए क्रॉस का सिंबल लेंगे, ऐसा क्रॉस का साइन लेंगे, ठीक है। और मान ले कोई बाहर आ रहा है तो उसके लिए डॉट का सिंबल लेंगे, ऐसे डॉट, ठीक है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। ओके, इनसाइड क्रॉस, आउटवर्ड डॉट, ICOD, याद रखना, ICOD, इनवर्ड क्रॉस, आउटवर्ड डॉट। अब स्क्रीनशॉट ले ले 1 2 एंड 3। ओके, अब ये जो इतना सब पढ़ा है वो क्वेश्चन 1 2 3 4 ले ले। अब जो नया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। थोड़ी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो 3 दिन लग जाए, इतनी इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ लिए हैं चैप्टर 1-2 में। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि अभी आज उतना ही पढ़ा है, पहली बार तो आ रहे हैं मैग्नेटिज्म में, तो ठीक है, जितना जानते हैं उतना बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कट टू कट शॉर्ट में बात करेंगे। हाँ, देख जो जानते हैं वही बात करनी है, इसमें कुछ नया नहीं है। देख जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होता है? चार्जेस की वजह से। चार्जेस आर द प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान ले कोई स्टेशनरी चार्ज है Q एट रेस्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हम जानते हैं ना सर, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर लेना है, तो 12वीं में पढ़ रहे हैं यार, वेक्टर के लिए रेड कलर करना पड़ेगा, ऐसा ये लेने का ना। हाँ, फिर इसके बारे में लिख देने का कि आर कैरेट क्या है। आर कैरेट तो साहब जी वही यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, यस। नाउ मान लीजिए जो Q रेस्ट पे है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा यूं अपने सराउंडिंग्स। इस इलेक्ट्रिक जोन में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज ले आते हैं हम, ये रहा Q0, तो हाँ डेफिनेटली सर उसमें फोर्स लगता है ना। आप क्या पढ़ाने वाले उनको पहले से पता चल जाता है। थैंक यू। फोर्स इज इक्वल टू QE, ये लगता है फोर्स डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना तो हम जानते हैं, और यही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए कि प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, वायर का ऐसा होता है, स्फीयर का ऐसा होता है। ए भाई उतना दूर जाइयो मत। हाँ, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-3 धांसू चीज़ें जो तू नहीं जानता है, पहली बार सुनेगा आज। पहली चीज देख, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कन्वे करता है, मतलब कंडक्ट करता है, अपने साथ ले जाता है। हाँ, एनर्जी तो जानता होगा, जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को कन्वे कर रहा है। लेकिन मोमेंटम तो तू पहली बार सुन रहा है, चैप्टर 1-2 में कहीं सुना नहीं। हाँ, तो दिस इज द न्यू पॉइंट। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम ऑल्सो विथ इट। यस। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियस पैदा नहीं हो जाता, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो वो प्रोपोगेट होता है। हाँ, लेकिन अपना जो काम करने का लिमिटेड जगह होता है ना, तो हम उसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जुम आ गया अचानक से, लेकिन एक्चुअली वो प्रोपोगेट होता है। जैसे यहाँ से सन तक इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज तो टाइम लेगा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया बहुत सारा, तो सन पे भी अभी कभी उतना नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो प्रोपोगेट होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, इट प्रोपोगेट्स। हाँ, तो टाइम पे भी बेस्ड हो गया ना। हाँ, टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन इस चैप्टर में हम टेम्पररी ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। फॉर दिस चैप्टर वी विल एक्सेप्ट दिस। क्योंकि क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ इन चैप्टरों में जो हम पढ़ते हैं, कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फीयर के नज़दीक का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत दिख जाते हैं, तो हमको लगता है कि जूम इंस्टेंटेनियस आ गया। इसलिए यहाँ पे टाइम को ज़्यादा नहीं लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टाइम को अवॉइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना नया इंफॉर्मेशन तुझे मिला। अब मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना सब, ये फॉर्मूले नहीं पता है सर, क्योंकि हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड इतना पढ़े। हाँ, ये वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं डायरेक्ट ओवरव्यू से। ऐसे देख, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूसर कौन है? चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूसर कौन है? मूविंग चार्जेस। हाँ, चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो बनेगा, करंट फ्लो बनेगा तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हाँ, तो मूविंग चार्जेस आर प्रोड्यूसर। भाई कैमरा मैन यहाँ तक दिख रहा है ना, लेकिन ऊपर वो लोगो आ जाएगा आपके एडिटिंग में तो कट जाएगा।
ठीक है। मूविंग चार्ज इज प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। ये वेक्टर है तो ये भी लिख दे, कौन ना बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली वेक्टर। एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। यस, टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है। एक धांसू चीज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन का लॉ पता है तुझे? नहीं पता है तो काहे इधर चैप्टर 4 में आए, जा वापस 1 के वीडियो देख, जा मजे कर। सुपरपोजिशन मतलब जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिख रहा है कैमरा में, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसी चार्ज की वजह से, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ से आया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं यहाँ वहाँ से, उन सबका वेक्टर एडिशन। हाँ, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सबका वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, राइट। हाँ, तो ये सुपरपोजिशन इसमें भी लगेगा। हाँ, इसमें भी सुपरपोजिशन लगेगा, तो लिख दे सुपरपोजिशन इज ओबेड इन मैग्नेटिक फील्ड मैटर्स ऑल्सो। बस, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना ही जानते हैं हम, और तो कुछ जानते नहीं है। ठीक है, तो तू पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका धांसू एकदम। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया तेरा। अब सुन, वीडियो पसंद आया, मज़ा आया तो कमेंट में लिख कि अरे सर मज़ा आ गया, आप जो पढ़ा रहे हो बढ़िया जा रहे हो। नहीं मज़ा आया तो भी कमेंट में लिख कि सर इम्प्रूव योर स्किल्स, आई विल इम्प्रूव। मेरा फोकस यही है कि मेरी पढ़ाई मेरे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे और रात रात भर मेहनत करनी पड़े, और इस पर रिसर्च करना पड़े, और पढ़ाने के नए तरीके लाने पड़े, आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क, बट दिस इज माई इंटरेस्ट ना, दैट्स वाई चूज दिस करियर। ओके, कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और लाइक कर, दोस्तों को भी भेज वीडियो, उनका भी कल्याण हो जाएगा। चल बाय।